उदय सिंह का एक बेटा शक्ति सिंह, जिसके वंशज क्या कहलाए, सत्ता। किसी वजह से उदय सिंह से नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर उस समय जा रहा था मालवा अभियान के ऊपर और धौलपुर में इनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात के टाइम अकबर पूछो शक्ति सिंह ने कहे यार लगभग राजा मेरा अधीन हो गया, अब सिर्फ एक उदय सिंह बचे, तेरे पिताजी बचे हैं। अगर मैं मेवाड़ पर अटैक करूं तो शक्ति सिंह तू मेरी की हेल्प करेगा भाई। शक्ति सिंह ने उस समय तो बात घुमा फिराई कर दी, हाँ ना करके रात को विचार किया कि यार अटैक तो करेगा। अगर ये अटैक करेगा तो मेवाड़ की जनता क्या सोचेगी? आई सोचेगी कि देख आपके बाप के खिलाफ कौन ले गया है, शक्ति सिंह ले गया है, मेरी तो बड़ी बदनामी होगी। शक्ति सिंह उसी रात फरार हो गया बस, और फरार होकर सीधा पहुंचा उदय सिंह के पास और उदय सिंह को सूचना दी कि भाई तैयारियां शुरू कर लो, अकबर का अटैक होगा। सुबह अकबर को पता चला कि शक्ति सिंह यहां से चला गया। उसने मालवा अभियान तो कैंसिल किया, बोलो चलो सीधा किधर, चित्तौड़ की ओर। अब होगा अकबर का अटैक चित्तौड़। बहुत ऊंचाई ऊपर है, 620 मीटर, 620 मीटर ऊंचा है चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ का चारों साइड का दरवाजा वगैरह सारों दूर से दिखाई दे जाता है, आराम से घेर सकते हैं चित्तौड़। अकबर चला है वहां से। अकबर वहां से होते हुए कोटा, कोटा के बाद गागरोन, गागरोन के बाद मांडलगढ़, और मांडलगढ़ होते हुए कहां पहुंचा है, चित्तौड़। 23 अक्टूबर 1567 अकबर चित्तौड़ पहुंचा और अपना एक व्यक्ति बख्शीश खां को यह जिम्मेवारी सौंपी गई कि चारों ओर चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी की जाए। जैसे ही सूचना दी, शक्ति सिंह ने सूचना देती, उदय सिंह ने तुरंत एक आपात मीटिंग बुलाई अपने मुख्य सरदारों की। बोल जी अकबर का करना है। तो सभी सरदारों ने निर्णय लिया कि मेवाड़ बहुत कमजोर हो चुका है बहादुर शाह के आक्रमण के बाद में, और आप ऐसा करिए आप अपने परिवार सहित पहाड़ियों की ओर निकल जाइए और चित्तौड़ दुर्ग हमें सौंप। तो उदय सिंह ने मना भी किया कि यार मेरी भूमि है, मेरा घर है, छोड़िए मैं क्या जाऊं, के भरोसे जाऊं। तब मुख्य सरदारों ने विश्वास दिलाया कि हम जो है चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक, जिसमें मैन है जयमल राठौड़। ये कौन है? जयमल राठौड़ मेड़ता का राजा था। 1562 में सबरुद्दीन को बेच के अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। तो जयमल राठौड़ किसकी शरण में आ गया था? उदय सिंह की शरण में। यानी ये पहले मेड़ता का राजा रह चुका है। वैसे मीराबाई का भतीजा है। इसका एक भतीजा है कल्ला राठौड़। इसका भतीजा है जयमल राठौड़। मेवाड़ में मैन कौन रहेंगे? महाराणाओं के बाद में चुंडावत। तो उस समय है फत्ता चुंडावत। सिसोदिया कह दो, चुंडावत कह दो, एक ही बात है। पल्लू सख्तावत, ईसरदास चौहान, ये मुख्य व्यक्ति है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप दुर्ग हमें सौंप के जाइए, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और आप पहाड़ियों में परिवार सहित सुरक्षित निकल जाइए। उदय सिंह जो है वो पहाड़ियों की ओर निकल गए, क्योंकि उदयपुर तब तक बसा नहीं था। तो एक साइड कुंभलगढ़ साइड की उन पहाड़ियों की ओर अकबर जैसे ही पहुंचा, अकबर को सूचना मिली कि उदय सिंह दुर्ग के अंदर नहीं है। अकबर के लिए अच्छी सूचना थी। क्यों भाई? एक तो आप अपने घर की रक्षा आप खुद करो और एक पड़ोसी के घर की करो। भाई अब तो दुर्ग किसको संभाल के गए? जयमल राठौड़ को। खुद उदय सिंह नहीं है तो जीतने में थोड़ी आसानी होगी। बोले उदय सिंह कहाँ है? बोले उदय सिंह तो पहाड़ियों की ओर है। तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया, हुसैन कुल्ली खां को। बोल जा किए करके उदय सिंह ने ढूंढ लिया। अगर उदय सिंह नहीं मिले तो परिवार ने गिरफ्तार कर, अगर उसका परिवार हाथ लग गया तो इन्हें चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। हुसैन कुल्ली खां बताते बहुत उत्पात किया था, जहां भी लोग मिले उनको मारता गया। और एक बार तो उदय सिंह के नजदीक पहुंच गया था। आपस में लड़ाई हुई जिसमें हुसैन कुल्ली खां की एक अंगुली कट गई थी और ये असफल होकर वापस आ गया। किसके पास? अकबर के पास। अब घेराबंदी का कार्य सौंपा गया। अक्टूबर में पहुंचा है, अक्टूबर 1567। जनता अकबर को क्या समझती है इस समय? अकबर सबसे पहले बाबर आया। बाबर ने खानवा युद्ध में क्या किया सबको पता है। यानी एक प्रकार से जनता पूर्णतः बाबर को लुटेरा समझती है, जिसके अंदर उसने खानवा युद्ध के अंदर बहुत उत्पात किया। गाजी की उपाधि धारण की, कटे सिरों की मीनार बनवाई। फिर आया हुमायूं। हुमायूं को जनता समझ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि 15 साल तो भटकती आत्मा बनी रही, जनता समझे नहीं। अब अकबर आया, अभी आया यही पानीपत के युद्ध में इसने खुद ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसको? हेमू को मार के। तो जनता अकबर को भी ढंग से समझ नहीं पाई है, एक लुटेरा समझती है जनता। जैसे ही अकबर के आने की सूचना मिली
उदय सिंह जो है इन राजपूतों के नेतृत्व में और स्वयं 8,000 सेना और छोड़ दी इसने। 8,000 राजपूत और छोड़ के पहाड़ियों में, यानी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 8,000 सैनिक इस समय लड़ने वाले। अब जैसे ही सूचना मिली कि अकबर जो है वो चित्तौड़ में आ गया, आसपास की जनता डर गई। डर था ही, क्योंकि पहले काम ही होते थे, मारकाट करते थे। तो आसपास की जनता चित्तौड़ दुर्ग की ओर रवाना हो गई, क्योंकि जनता की सुरक्षा का जिम्मेवारी किसकी है? राजा की। राजा की ओर रवाना हो गई। जयमल को जैसे ही पता चला, जयमल राठौड़ ने दुर्ग के दरवाजे खुलवा दिए और सारी आसपास की जनता की 30,000 जनता चित्तौड़ दुर्ग के अंदर आ गई। बहुत अच्छा खाना वगैरह की व्यवस्था थी, अनाज वगैरह की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्था बिगड़ दी। 8,000 तो ये हो गई, इनकी पत्नियां बच्चे भी है, 30,000 ये हो गई। अब चित्तौड़ दुर्ग के अंदर संख्या पहुंच गई 40,000 समथिंग, जिसमें लड़ने वाले 8,000 ही। तो फिर निर्णय ये लिया गया कि खाना जो है वो एक वक्त का ही बनेगा। दोनों वक्त का खाना सिर्फ वही लोग खाएंगे जो युद्ध कर रहे हैं, ओनली फॉर सैनिक ही खाएंगे 2 वक्त का खाना। और खाना पूरा का पूरा एक जगह बनेगा, ताकि लकड़ियों को बचा सके। हो सकता है कल को जोहर की नौबत आ जाए तो लकड़ियां कहां से लाएंगे। इस प्रकार से मैनेज कर लिया है चित्तौड़ दुर्ग का। कौन है मैन? जयमल राठौड़ और भत्ता चुंडावत, सिसोदिया कह दो एक ही बात है। अकबर जो आया है वो उत्तरी साइड की ओर आया। उत्तरी साइड के दरवाजे का नाम है लाखोटी बारा। अकबर स्वयं कहां है? इस दरवाजे पे लाखोटी बारा। यहां अकबर है, इसलिए अकबर यहां, क्योंकि उसे सीधा मुकाबला करना है जयमल राठौड़ से। जयमल राठौड़ है। फिर घेराबंदी का कार्य सौंपा। घेराबंदी में लगभग 1 महीना लग गया, अक्टूबर से नवंबर आ गया, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग बहुत दूरी के अंदर है। पूर्वी साइड के दरवाजे का नाम है सूरजपोल। सूरजपोल पे था साईदास चुंडावत, और इसके सामने अकबर के मुख्य जो है, जिसमें टोडरमल है, कासिम खां है, ये नियुक्त है। चित्तौड़ के दक्षिणी दरवाजे का नाम है चित्तौड़ी बुर्ज, दक्षिण साइड। यहां है बल्लू सोलंकी। मांडलगढ़ जो दुर्ग है वो बल्लू सोलंकी के पास था। अकबर ने अटैक कर दिया था तो बल्लू सोलंकी यहां आ गया था, मांडलगढ़ को जीत लिया था। अकबर जब आ रहा है ना, कोटा, झालावाड़, मांडलगढ़ होते हुए यहां पहुंचा है। और यहां पर है आसफ खां, इसके जस्ट सामने। अकबर के पास तोप है। अब तोप को अकबर घोड़ा चला, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग तो इतनी ऊंचाई पर है कि यहां तो घोड़ी पहुंच ही नहीं रही। 620 मीटर ऊंचे, दीवार को नहीं तोड़ पा रहे। तब अकबर ने सोचा कि क्यों न चित्तौड़ दुर्ग के बराबर का एक टीला बनाया जाए इस प्रकार। और बराबर को अगर टीलो बना के अगर आप अटैक करा, वहां टीला के ऊपर रखा आप अपना तोप, तो हो सके तोप की बढ़िया मार हुए। अकबर ने सेनापतियों को, बख्शीशियों को बुलाया, बोले काम करो, चित्तौड़ दुर्ग के उतना ऊंचा टीला बनाओ। सेनापति बोले बादशाह जी बावड़ी बात करने की करेगी, चित्तौड़ जी तो ऊंचे टीलों पे बने करेगी, और पैसे तो मैं दूंगा। सेना जहां से मजदूर बुला के लाओ, मालवा से, गुजरात से, आमेर से, बहुत पैसा लुटाया अकबर ने यहाँ। और आप खुद पहले वो तासरी जगह वह खुद गेरी बिन बोले मोहर मगरी टीलो। अकबर जब आया था सेना ज्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सेना बढ़ती गई। आमेर से सेना आ गई भगवंदास के नेतृत्व में, इधर गुजरात से सेना आ गई, क्योंकि राजा आएगा तो राजा की सहायता के लिए आसपास के जो राजा जो अधीन है वो सेना भेज देंगे। और सेना धीरे धीरे अकबर की बढ़ के 40 से 50,000 तक पहुंच गई। 1 महीना लग गया इस टीले को बनाने। दिसंबर आ गया, टीलो बना के ऊपर तोप रखा और तोप को गोला चलाना शुरू किया। अब ये फिर भी दूरी रही, दीवार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, गोला गिरे और सीधा चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। तो अकबर ने एक नियम बना दिया कि हर 4 घंटे बाद एक दो गोला फेंक दो, भले दिन हो भले रात, इनको अंदर सोने मत दो। इतना परेशान करो इनको कि इनको दरवाजे खोल के बाहर आना पड़े, क्योंकि अकबर नीचे खड़ा, ये तो है नहीं कि नीचे से गाड़ियां निकालेगा, गाड़ी तो सुनाई देगी वो इतनी ऊंचाई के ऊपर। तो फिर और क्या तरीका? कोई बात है, चुनाव के अंदर क्या होता है, चुनाव में जो बेचारा हार जाता है ना, तो डीजे सबसे ज्यादा उसी के घर के आगे बजाया जाता है। ये एक प्रकार की अनडायरेक्टली चुनौती। फिर कहते हैं चुनाव में लड़ाई होती है तो भाई कितनी देर सहन करेगा आगे। अब ये क्या कर रखा है इन्होंने, बार बार 4 घंटा बाद एक घोड़ो दाग, आधी रात में घोड़ो दागे, परेशान हो कल्ला राठौड़ परेशान होकर बाहर आगे बोले चाचा यार खोद नहीं गेट यार, परेशान कर रहा है, देख रहे की बेगी। जयमल राठौड़ बहुत समझदार आदमी था। जयमल बोले बेटा चावे ये अकबर,
कि हम दरवाजे खोलें, क्योंकि हमारी कोई बात नहीं, हमें तो मरना है एक दिन और युद्ध होगा ये भी है, लेकिन बात हमारी नहीं है। 30,000 जो निर्दोष जनता है वो किसके भरोसे बैठी हुई है? वो तो अपने राजा के भरोसे बैठी है। हमारे मरने के बाद उनका क्या होगा? इसलिए उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हम दरवाजे नहीं खोलेंगे। अभी कोई समाधान तो सही ढंग से निकला नहीं, समय भी ज्यादा बीत गए, धीरे धीरे सेना का जोश भी क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ? एक दल इधर से शांति वार्ता करने के लिए आया, जिसमें डोडिया सांडा थे, ईश्वरदास थे, कई लोग थे। अब क्या अकबर को सेना को और चित्तौड़ दुर्ग के नजदीक नहीं पहुंचने दे रहा है। कौन? ईश्वरदास चौहान। ये कौन है? ये धनुर्धर सेना का नेतृत्व करता है। बहुत अच्छी व्यवस्था थी इसकी। धनुष आगे, धनुष बाण भरेंगे, पीछे फिर ये आदेश देगा, पीछे वाले धनुष तैयार रखेंगे, आगे आएंगे, ये पीछे जाएंगे, इस प्रकार से चलता। जैसे ये अकबर आदेश दे सेना को, ये ऊपर से धनुष बाण चलाए, आगे नहीं पहुंचने दे रहे। जहां तक इसके धनुष पहुंच रहे उससे आगे अकबर को नहीं पहुंच रहे। सेना बैठी है वहां तक। तो एक बार ऑफर भेजा था ईश्वरदास को कि यार बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, आजा मेरी तरफ आजा, स्वागत है तुम्हारा। तब ईश्वरदास ने कहा था कि स्वागत तो मैं करूंगा कभी तेरा, आगे स्वागत करेगा ईश्वरदास। अब डोडिया सांडा वगैरह कुछ लोग मिलकर मीटिंग करने के लिए गए अकबर के साथ। मीटिंग जो रखी जाती है वो दूसरी जगह रखी जाती है, जिसमें बिना हथियार से इधर अकबर आएगा, इधर उनके मुख्य रूप जो मीटिंग करने जा रहे हैं वो बिना हथियार आएंगे, सेना दूर खड़ी रहेगी दोनों की, ताकि अटैक न कर सके। संधि वार्ताएं हुई, बोल ठीक है अर्थ इतनी दूर आया हो, थार सेना को जो भी खर्च है वो मेधान सारो दे जाओ। लगभग संधि वार्ता तय हुई, लेकिन अकबर एक जिद पर अड़ गया। बोले संधि करने के लिए खुद महाराणा आना चाहिए। ये बोले अभी महाराणा तो नहीं आएगा वार्ता करने, वो नहीं आएगा संधि कैसे? अकबर बोला मरोगे तुम लोग सब, तुम में से कोई नहीं बचेगा। फिर भी कोई आखिरी इच्छा है तो वो भी बता दो। तब डोडिया सांडा ने कहा था कि जब तक हम 8,000 में से एक भी जिंदा है तो चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सकता, हमारे मरने के बाद में करेगा। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है इतनी सी कि मरने के बाद में हमारा रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज से कर देना। कहते हैं कि चित्तौड़ जीतने के बाद अकबर ने सभी लाशों को जलवाया था। अब चित्तौड़ दुर्ग का मुख्य कौन है? जयमल राठौड़। चलो एक ट्राई जयमल राठौड़ पे भी कर लेते हैं। इधर से एक हिंदू को भेजा, कौन? टोडरमल। टोडरमल को संधि वार्ता करने के लिए जयमल राठौड़ को भेजा। वो जयमल जी और मेड़ता ले लियो भाई, तो टी से ले दिया और मेड़ता पाछो लियो और नागौर और ले लो एक्स्ट्रा फ्री में, और वो चित्तौड़ दुर्ग सूंप लियो। यार थे भी यार की खातर लड़ाई मांडन लागे थे, थार के लागे जी आप बताओ। तब कहते हैं कि जयमल ने दिया था कि भूख न मिटे मेड़तो, ना मिटे नागौर, या रजवटली भूख न की मरिया मिटे चित्तौड़। तो अब ये प्रस्ताव भी हो गया कैंसिल। लेकिन अकबर के अभी समझ में को नहीं आ रहा यार जीतू क्या चित्तौड़ दुर्ग को, क्योंकि सिर्फ इनसे तो काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं कर रहे। तब कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आया था अकबर से मिलने के लिए। उसने बताया कि मैं बहादुर शाह की सेना में एक सैनिक था, कर्मावती के समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ को कैसे जीता था, तू वैसे ही जीत सकता है। बोले यार बता, जल्दी बता तरीका है साबात। तू साबात बना के ही चित्तौड़ दुर्ग के नजदीक तक पहुंच सकता है। साबात वह एक बंद कमरों, यानी जैसे चौड़ाई उसकी इतनी होगी कि 4 हाथी बराबर चल सकते हैं, ऊंचाई उसकी उतनी होगी कि हाथी के ऊपर बाला लेके खड़े तो भी ऊपर टच नहीं कर सकते। उसके ऊपर लगाई जाती है जानवरों की खाद। बंद कमरा है, बंद कमरे द्वारा दुर्ग तक पहुंचना है। जैसे साबात यहाँ से 2 साइड में साबात बनाएगा अकबर, आदेश देगा, एक तो देगा जहां आप खुद खड़ा है, एक देगा पूर्वी साइड की ओर सूरज पोल की ओर। तो साबात जो बनना प्रारंभ हुआ, तो साबात जैसे यहाँ तक साबात बन गया तो सेना यहाँ तक पहुंच गई। इधर साबात बन रहा है। अबुल फजल, वैसे अबुल फजल युद्ध में नहीं आया था, क्योंकि अबुल फजल अकबर के दरबार में बाद में आया था 70 के बाद। लेकिन आज अबुल फजल भी लिखता है कि साबात के अंदर कम से कम 200 आदमी रोज मरते थे, क्योंकि ऊपर से पत्थर, बातें, तीर, धनुष चलाई जा रही। साबात बनने में लगभग 1 महीना लगा, यानी फरवरी आ चुका है। एक इस साइड में साबात बन के तैयार हुआ पूर्वी साइड की ओर, और एक साबात जो है वो उत्तरी साइड की ओर बनकर तैयार हुआ। 2 बारूद लगाई गई दोनों साइडों की, एक तो 120 मन और एक 80। अब 120 मन कितनों को है कल्पना कर सको। जैसे वो अपने पुलवामा हमला हुआ था ना, वो शायद 350 किलो थी RDX। 350 किलो में क्या हालत हुई पता है क्या? सिर्फ चीथड़े थे,
यानी सिर्फ ऐसे उठा के घर भेज दिया, नाम लिख के, बस इतना ही था। गाड़ी का चेसिस भी मुड़ गया था उसका। चेसिस गाड़ी का सबसे मजबूत पार्ट होता है, 350 किलो, 120 मन। 120 मन कहते हैं कि जब 120 मन की बारूद फटी थी तो अबुल फजल खुद लिखता है इस बात को कि उसकी आवाज 50 कोस तक सुनाई दी थी। हुआ क्या, एक 80 मन वाली जल्दी सी फटी नहीं, तब सोचा कि ये फट नहीं रही है, इतने में ये अचानक फट गई थी 80 मन वाली। और इसके अंदर अकबर के मुख्य सेनापति 200 लोग मारे गए, अकबर की खुद की, जिसमें 50 लोग उसके मैन थे। और बताते अबुल फजल लिखता है कि इनमें 20 व्यक्ति तो ऐसे थे जिन्हें अकबर पर्सनली जानता था। तो बड़ा नुकसान हुआ। अब जैसे ये फटी, तुरंत दीवार बनाना प्रारंभ कर दिया किसने, जयमल राठौर। एक दिन रात को अबुल फजल लिखता है कि रात को अकबर क्या देखता है कि दुर्ग में कोई व्यक्ति दीवार के नजदीक घूम रहा है, व्यवस्था करने के लिए, दीवार बनाने की। अकबर ने आदेश दिया कि संग्राम बंदूक ला। अकबर की बंदूक का नाम है संग्राम, और वो गोली चलाई। अभी तक इन्हें नहीं पता कि वो गोली लगी कि नहीं लगी, ये लिखते कि नहीं पता चला, देखते हैं रात को क्या होता है, उसे आधार पे पता चलेगा कि गोली लगी कि नहीं। अब जैसे ही बारूदें फटी, फटते ही जयमल राठौड़ ने आदेश दे दिया कि साके की तैयारियां की जाए। अब होगा साके की प्रोसेस। ये चित्तौड़ दुर्ग हो गया। चित्तौड़ दुर्ग के 7 दरवाजे, पूर्वी साइड, उत्तरी साइड में कौन है, लाखोटी, इधर है जयमल। ये पूर्वी द्वार का नाम है सूरजपोल, दक्षिण बुर्ज हो गया। अब काम होगा साका। साके से पहले रात्रि भोज का आयोजन रखा गया, यानी सभी सैनिक एक जगह बैठ के खाना खाएंगे। सभी एक जगह बैठे, सभी रानियों ने 16 श्रृंगार किए। सुबह अपनी अपनी जगह पे सारे व्यवस्थित हो चुके हैं सारे। यहाँ पूर्वी सूरजपोल की ओर कौन है, साईदास है, चुंडावत, यहाँ बल्लू सोलंकी, डोडिया, सांडा। सुबह का समय, जयमल राठौड़ यहाँ है, कल्ला राठौड़ ये भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में है। सारे हाथों में तलवार लेके खड़े हैं और देख रहे हैं जौहर कुंड की ओर। अबुल फजल लिखता है कि जो जौहर प्रारंभ हुआ है वो अलग अलग हवेलियों में हो रहा है। यानी चौहानों की, वो चौहान कौन है, जो ईसरदास चौहान, इसके नेतृत्व में चौहानों की हवेली में अलग से हो रहा है, राठौड़ों का जौहर अलग से हो रहा है, फत्ता की, लेकिन मेन जो जौहर होगा वो फत्ता की पत्नी फूल कमर के लिए। अलग अलग जौहर हो रहा है, सारे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं जौहर का, क्योंकि जैसे ही जौहर कंप्लीट होगा फिर दुर्ग के दरवाजे खोले जाएंगे। जैसे ही जौहर प्रारंभ हुआ तो चित्तौड़ दुर्ग जो है वो आग से, चारों ओर आग की लपटों से गिर गया। अकबर ज्यादा राजपूती कल्चर के बारे में जानता नहीं। अकबर के साथ एक राजपूत था भगवंत दास, आमिर मानसिंह का पिता। अकबर ने पूछा कि भगवंत दास से ये क्या हो रहा है, कि चित्तौड़ दुर्ग में कोई आग वगैरह लग गई क्या? तब भगवंत दास ने कहा कि आग नहीं लगी, बड़ी पवित्र अग्नि है, ये जौहर की अग्नि है। अब अंदर जौहर हो रहा है, राजपूत जब जीत की उम्मीद खो देते हैं तब जौहर करते हैं। अब जल्दी दरवाजे खुलेंगे और केसरिया होगा, आप भी अपनी तैयारियां शुरू करो। सुबह चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे खुले। ये युद्ध जो है वो 2 दिन और 1 रात तक चला था। सुबह प्रारंभ हुआ। अबुल फजल भी इस युद्ध का बड़ा खतरनाक दृश्य का वर्णन करता है। दुर्ग के दरवाजे खुले। दरवाजे जो है इस तरीके से चित्तौड़ दुर्ग के, यहाँ पे गेट बना होगा, यहाँ गेट बना होगा, यहाँ गेट बना होगा, यहाँ मुड़ाई वाली जगह गेट बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि दरवाजे तोड़े जाते हैं हाथियों से। अब एक तो सीधी जगह होता, हाथी टक्कर मार के तोड़ देगा स्पीड बना के, मुड़ाई के अंदर है तो टक्कर मार के तोड़ नहीं पाएगा। अबुल फजल लिखता है कि शुरुआत में अकबर ने 50 हाथी और उसके बाद अकबर ने अंदर 300 हाथी भेजे। एक दरवाजे के पीछे जो है वो ईसरदास चौहान गढ़, 4-5 हाथियों से दरवाजे तुड़वाए जाएंगे और अचानक से अंदर घुसेंगे। तो कहते हैं कि ईसरदास चौहान जिस हाथी पे अकबर बैठा था, ईसरदास चौहान ने गुणग्राही, गुणग्राही का अर्थ होता है स्वागत है अकबर तुम्हारा, यानी मुजरा, बोले तो मुजरा मैं करूंगा कभी तेरा। तो गुणग्राही बोल के अकबर के हाथी के ऊपर अटैक किया, जिसमें अकबर तो बच गए लेकिन अकबर के हाथी का एक दांत तोड़ दिया। अबुल फजल किसी एक व्यक्ति का वर्णन कर रहा है, पता नहीं किसका किया है उसने, कि इस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति बड़ा ही वीरता से लड़ा, उसने हाथी का एक सूंड काट दिया था। इसके अलावा इसने 15 आदमियों को मारे और 30 को घायल किया। ये वर्णन कर रहा है। नाम क्या है उसका, उसने अबुल फजल ने इस बात को नहीं लिखा कि किसका वर्णन कर रहा है। अब क्या, लड़ते लड़ते जयमल राठौड़ घायल हो गए, सूरजपोल और भैरवपोल के बीच में आई, घायल हो गया। तब साइड में बैठ गए जयमल राठौड़। तो कल्लो बोले काको जी ये बात है, लड़ाई कौन करे भैया, लड़ाई के पैर में लागी मेरे, मैं अब घोड़े पर बैठने चू रही हो, लेकिन मेरी लड़ने की इच्छा समाप्त हो गई, मन कल्लो दे दू।
तो जयमल राठौड़ जो है वो अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधे पे बैठ के लड़ा था। 2 हाथ इनके, 2 इनके, कितने हो गए? 4। 2 सिर और 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। कहते हैं कि अकबर ने स्वयं ये दृश्य देखा था। 2 सिर 4 हाथ हो गए। तो अकबर ने स्वयं ये दृश्य देखा था और अकबर ने संग्राम बंदूक लेके इनको गोली मार दी थी। बाद में भैरव पोल और सूरज पोल के बीच में शहीद हुई। फिर लिखता है अबुल फजल कि एक व्यक्ति को हाथी के सूंड में डाल के लाई। वो लास्ट स्थिति में था, जिंदा था लेकिन लास्ट स्थिति के अंदर था। जब अकबर के सामने लाया गया, अकबर ने पूछा भी इसको क्यों लाए? बोले पता नहीं, हमें ये लगा, अब तक मुगल सेना नहीं जानती ये कौन है। बोले हमें ये लग रहा है ये कोई मुख्य सरदार है इनका, क्योंकि इसके चारों ओर सभी सैनिक जो थे वो इसकी सुरक्षा में खड़े थे। वो कौन था? वो था फत्ता चुंडावत। अकबर ने हाथी से उसे दूर फंकवाया और सूरज पोल पे फत्ता चुंडावत ली, वीरगति को प्राप्त हुआ। अकबर जैसे ही अकबर ने विजय हासिल की, अकबर के बहुत सैनिक मारे गए इस युद्ध के अंदर। अकबर को भयंकर गुस्सा आया और अकबर ने सीधा कत्लेआम का आदेश दे दिया। जो 30,000 निर्दोष जनता थी। अबुल फजल इस कत्लेआम का दृश्य का वर्णन भी करता है कि कत्लेआम प्रारंभ हुआ, ऐसी कोई गली सड़क और घर नहीं बचा जिसमें लाशों का ढेर नहीं था। कुछ लोग डर से मंदिरों के अंदर घुस गए कि भगवान उनकी रक्षा करे, लेकिन हमारे गाजियों ने उनको भी मार दिया। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ये कत्लेआम का सिलसिला सुबह चला था और मध्य रात्रि तक चलता रहा। यहाँ पर किसान लोग थे। कहते हैं कि उन किसानों ने अकबर से रिक्वेस्ट की कि इस युद्ध में हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई हाथ नहीं, लेकिन अकबर ने उन्हें भी नहीं बख्शा। 30,000 निर्दोष जनता को कटवाया गया और अकबर के जीवन का ये कलंक है, जिस अकबर के आगे महान लगता है उसके जीवन का ये सबसे बड़ा कलंक है चित्तौड़ दुर्ग। अकबर ने चित्तौड़ विजय हासिल की। चित्तौड़ दुर्ग से भगवा झंडा हट के मुगलिया सल्तनत का झंडा लहराने लगा। अकबर यहाँ 3 दिन रुका था और बाद में ये दुर्ग सौंप दिया किसको? आसफ खान को। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग से पहले मन्नत की थी कि अगर मैं इस दुर्ग को जीत लेता हूं तो फिर मैं अजमेर दरगाह के अंदर जाऊंगा माथा टेकने के लिए। अबुल फजल लिखता है कि नगाड़े बजाए गए कि अब अकबर जाएंगे किधर? अजमेर की ओर। तो कुछ दूर वो पैदल चले, कुछ हाथी पे चले और फिर आगे कहा अजमेर। दुर्ग सौंप दिया आसफ खां को। इस दुर्ग की विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने एक सिक्का चलाया था एलची। कई बार एग्जाम में इसे पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। चित्तौड़ दुर्ग की विजय के उपलक्ष्य में कौन सा सिक्का चलाया? एलची। चित्तौड़ दुर्ग पे फतेह हासिल कर लिया अकबर ने। फतेह के बाद में उदय सिंह आया, अभी पहाड़ियों के अंदर है। चित्तौड़ दुर्ग पर तो हो गया अधिकार अकबर का। उदय सिंह पहाड़ियों की ओर है इस समय। उदय सिंह को सूचना मिली कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर तो साका हो गया, केसरिया, जौहर, ईसरदास चौहान, डोडिया सांडा जो है इसके अंदर लड़ते हुए गंभीरी नदी तक गया था। डोडिया सांडा, जयमल, फत्ता सारे के सारे वीरगति को प्राप्त हो गए। ये सूचना सुनते ही उसी समय कहते हैं कि उदय सिंह बीमार हो गया था, ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाई। लेकिन अकबर जब चित्तौड़ विजय के बाद जा रहा था अजमेर, तब कहते हैं पहाड़ियों में छुपकर उदय सिंह ने अटैक किया था। ये एक प्रकार की छापामार पद्धति है जो पहली बार अपनाई गई है राजस्थान के अंदर। अब धीरे धीरे उदय सिंह इस समय कहां है? कुंभलमेर। कुंभलमेर अबुल फजल लिखता है वो कुंभलगढ़ है। उदयपुर बनके अभी तैयार नहीं हुआ पूर्णतः, इसलिए उदय सिंह कहां है? कुंभल। उदय सिंह की मृत्यु हुई 28 फरवरी 1575। ज्यादा लंबे समय तक 68, 69, 70, 71, 72 4 साल और जिंदा रहा उदय सिंह। 28 फरवरी 1575 होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई और उदय सिंह का दाग संस्कार चल रहा था कहां? गोगुंदा। नजदीक है कुंभलगढ़, नजदीक है गोगुंदा। मेवाड़ में एक रिवाज है, जो राणा बनेगा वो दाग संस्कार में नहीं जाएगा। उस समय दाग संस्कार चल रहा था और कुंवर प्रताप भी यही है कहां? कुंभलगढ़। अभी कौन है वो? लेकिन एक बात जो इसमें बता दें, कई बार इतिहास के विद्यार्थी के मन में एक जिज्ञासा पैदा होती। चित्तौड़ का साका कब हुआ? 1568। इस समय महाराणा प्रताप की उम्र क्या है? 28 वर्ष। 28 वर्ष का व्यक्ति तो सशक्त योद्धा होता है। तो कई बार इतिहास के विद्यार्थी में जिज्ञासा हो जाती है कि उस समय महाराणा प्रताप कहां है, वो क्या कर रहे हैं, वो लड़े थे कि नहीं लड़े। पहली बात तो ये कि उस समय वो महाराणा नहीं है, क्या है? कुंवर प्रताप है। 2 उल्लेख आता है उनके बारे में, 2 कहानियां आती है। एक तो यह आती है कि जब चित्तौड़ दुर्ग छोड़ा था उदय सिंह ने, तो परिवार से उस समय कुंवर प्रताप भी उनके साथ चले गए थे, क्योंकि उस समय कुंवर प्रताप की नहीं चलेगी, महाराणा उदय सिंह की ही चलेगी। जो फैसला उदय सिंह लेंगे वही कुंवर प्रताप को मानना पड़ेगा।
जबकि एक इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि नहीं, कुंवर प्रताप और उनकी पत्नी जो है अजब दे पंवार, वो दोनों यहीं रुक गए और लास्ट तक वो यहीं रहे। और जस्ट साका से पहले जो रात्रि भोजन का आयोजन किया उस समय तक वही थी। तब जयमल राठौड़ और सभी सरदारों ने कहा कि कुंवर जी आप मेवाड़ की अमानत हो, ये हम संभाल लेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तो कुंवर प्रताप ने मना कर दिया था, बोल नहीं जी मैं भी आपके साथ में केसरिया करूँ। तब सरदारों ने एक गुप्त मीटिंग की, यार कोई है क्या जो हमारे मरने के बाद हमारी मौत का बदला ले सके, कोई ऐसा है क्या जिसे देख के हम मर सके कि यार कोई तो है जो बाद में मेवाड़ को संभालेगा। बोले ऐसा आदमी तो एक ही है, कुंवर प्रताप। बोल कुंवर प्रताप तो हमारे साथ केसरिया करे। बोल तो तब कहते हैं कि उस रात्रि भोजन से पहले उन्होंने उनके खाने के अंदर बेहोशी की दवाई मिला दी, उनको और उनकी पत्नी दोनों को सुरक्षित सुरंग द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। दो कहानियां आती हैं उनकी।